अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान नीरम चौधरी और पाकिस्तान कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 43वें नंबर पर पहुंच चुका है। जो 5वीं लहर है ओमिक्रॉन का, जो वेरिएंट है, काफ़ी ख़तरनाक साबित हो रहा है। पाकिस्तान में कोरोना के वार मजीद 15 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। आज तक की जो NCOC की रिपोर्ट के मुताबिक 51,000 से ज़्यादा कोरोना टेस्ट हुए हैं, जिसमें 5,196 नए मरीज सामने आए हैं। हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी की सूरत हाल नाफिज है। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 17.10% रही है और NCOC का यही बताना है कि जो मरीज हैं उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। यही नहीं बल्कि निजी लेबॉर्ट्रीज में कोरोना टेस्ट भी हैं बदस्तूर महंगे। हॉस्पिटल्स में अगर बात की जाए तो जो कोरोना की जो मेडिसिन है पैनाडोल, उसके हवाले से जो दावे सामने आ रहे हुकूमती वो तो यही है कि दस्तियाब है, बहुत बेहतर दस्तियाब है, अच्छे तरीके से वाफर मिकदार में दस्तियाब है, लेकिन वहाँ पे दस्तियाबी मुमकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, ऐसा मौजूद है वसीम ख्वाजा साहब, तर्जुमान पिम्स हॉस्पिटल हैं। वसीम ख्वाजा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। सबसे पहले ये बताइएगा, पिम्स हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो कितने कोरोना वायरस के जो मरीज हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और ये वेरिएंट अभी तक जो है रोजाना की बुनियाद पे कितने मरीज जो है वहाँ पे पिम्स हॉस्पिटल में हैंडल हो रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? कभी 50, कभी 100, कभी 150 लोग आते हैं जिनके हम टेस्ट करते हैं और पॉजिटिव होना आता है, सिम्टम्स होना और बात है। और अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो सांस लेने मुश्किल है, खांसी ज़्यादा है, और फिर हम उनको एडमिट कर लेते हैं। और दूसरी बात ये, कुछ एज वाइज भी फैक्टर होता है, कुछ इम्यून सिस्टम का मसला भी होता है और कुछ टेंशन डिप्रेशन का भी मसला होता है। बंदा टेंशन डिप्रेशन लेता है और एज वाइज भी ज़्यादा है तो फिर जब ये बीमारी बढ़ती है फिर उससे चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। तो बंदे को चाहिए उन्हें टेंशन डिप्रेशन बिल्कुल नहीं लेनी और जो आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपने इतनी एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी है, इस तरह आपने ये करना है, ये चीज़ खानी है, ये नहीं खानी, तो फिर आप बिल्कुल ठीक रहते हैं। कोई इतने बहुत ज़्यादा कोई डेथ नहीं है। हाँ, इन्वॉल्व होना ज़्यादा है कि लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं अब इस बीमारी में, लेकिन जो है पेचीदगी होना बहुत ज़्यादा वो बहुत कम है। ये शुक्र अल्लाह ताला का। वसीम ख्वाजा, इस वेरिएंट की शिद्दत कहा जा रहा है कि ज़्यादा है, ये अपनी शिद्दत इख्तियार कर चुका है ये जो लहर है, तो हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम उठाए गए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, पिम्स हॉस्पिटल के इक़दाम की अगर हम बात करें तो क्या इक़दाम हैं और किस तरीके से वहाँ पर जाके लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? ये कि बिल्कुल वैक्सीनेशन भी हो रही है, लोगों को गाइड भी किया जा रहा है और लोगों को गवर्नमेंट जो है वो बता भी रही है कि आपने जो है ना SOPs को किस तरह फॉलो करना है ताकि ना आप मुतासिर हो ना दूसरों को मुतासिर करने दें, ताकि आप ठीक रहें। और गवर्नमेंट आपको गाइड करी, बेसिकली आपने SOPs को फॉलो करना है और वैक्सीनेशन करवानी है ताकि आप इस बीमारी से बचे रहें। इसका बेसिक ट्रीटमेंट है वो पैनाडोल टेबलेट, आपने बताया है कि पैनाडोल टेबलेट है, लेकिन हमने जो रिपोर्ट पढ़ी है, जो सर्वे किया है, वो यही है कि पैनाडोल उस तरह से वाफिर मिकदार में दस्तयाब नहीं है जो होनी चाहिए। वैक्सीनेशन के हवाले से बताइएगा कि वैक्सीनेशन को किस तरीके से मेक श्योर किया जा रहा है कि जिनको वैक्सीनेशन लग चुकी है वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। कितनी तादाद में ऐसे मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं जो कि इसका शिकार हो रहे हैं? वो देखो, वो हमने रिसर्च कर दी है मेरे हिसाब से, और उसमें ये दूसरी बात ये है कि मरीज से ज़्यादा आ रहे हैं, और दूसरी बात ये पैनाडोल लें, पैरास्टामोल लें, लूफिल लें, सब ये दर्द बुखार के लिए होते हैं। तो इसलिए लेकिन शुक्रिल्लाह कहीं बाहर से लेना पड़े तो इतनी महंगी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमने रिक्वेस्ट कर ली है कि ताकि पिम्स में जिनको इस तरह की बीमारियाँ हैं उनको हर चीज़ यहाँ से सस्ती चीज़ है वो भी इनको यहाँ से मिले, ये हमने रिक्वेस्ट कर दी और तैयारियाँ हमने शुरू कर दी। आपने कहा कि इजीली दस्तयाब है, लेकिन जो तफसीलात सामने आ रही हैं, जब मास्क की ज़रूरत थी तो तब मास्क नायाब हो गए थे, उनकी अदम दस्तयाबी हो गई थी। पैनाडोल के कहा जा रहा है कि पैनाडोल भी उस तरह से दस्तयाब नहीं है। अगर एक पेशेंट को दिन में 4 मरतबा पैनाडोल इस्तेमाल करने का कहा जा रहा है तो उसे 2 दिन की खुराक दी जा रही है, 3 दिन की खुराक दी जा रही है। अगर उसने खुद को क्वारंटीन करना है तो वो कैसे अपनी मेडिसिन मतलूबा दिनों के लिए खुद को क्वारंटीन करेगा? सवाल ये पैदा होता है। और नहीं दस्तयाब तो दस्तयाबी के लिए क्या है, वे क्या बनाया गया है जहाँ पे लोग अपने मसले को रिपोर्ट कर सकें और उसको यकीनी बना सकें उस मसले के हल को? हाँ, नहीं, वो पिम्स से रब्ता कर लें, वो डॉक्टर साहब आपको गाइड कर देंगे। पैनाडोल बिल्कुल ठीक है ना, मेरी पैरास्टामोल ले ले, पैरास्टामोल से काम चला, ब्रूफिन ले लेते हैं, और बाहर से भी कोई ना कोई इसकी मुतबादल दवाइयाँ मिल जाती हैं। मुख्तलिफ कंपनी की फार्मूला ही होता है, कंपनी दूसरी होती है और ये सस्ती है, महंगी नहीं है, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नहीं कि इसके ना इस्तेमाल करने से कोई किसी की डेथ नहीं होती, ये पक्की बात है।
लो टेस्टिंग की भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान में इस तरह से टेस्टिंग कोरोना के हवाले से नहीं हो पा रही। वसीम ख्वाजा, क्या इस वायरस के हवाले से पिम्स हॉस्पिटल में रोजाना की बुनियाद पे कितने टेस्ट किए जा रहे हैं, कुछ बता सकते हैं? ये रोजाना टेस्टिंग करते हैं, जितने भी मरीज आते हैं जिनको किसी प्रॉब्लम होती है डेली करते हैं, चाहे 50 आए, चाहे 100 आए, 200 आए, 24 घंटे एक्टिविटी वहाँ पे रहती है। लेकिन इसका ये मसला खुद ना आप आए कि हमने ये करना है, क्योंकि आपको डॉक्टर मौजूद होते हैं, वो आपको सारा एडवाइस कर देते हैं कि किस टाइम आपने किस तरीके से आपने ये टेस्ट करवाना है, वो चीज वही खानी है, और इसके अलावा आपने और कौन सा टेस्ट करवाना है वो सारा हमको गाइड कर देते हैं। जो भी इमरजेंसी में आते हैं और जो भी इस तरह के आते हैं उनके हम सारे फ्री टेस्ट कर लेते हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स में कहा जाता है मखसूस डिपार्टमेंट्स बनाकर उनमें जो है बेहतर तरीके से इस ओमिक्रॉन के हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से इलाज मुआवजे को की सहूलियात को यकीनी बनाया जा रहा है, और जो तमाम स्टाफ जो है वो इस हवाले से काफ़ी मुतहर्रिक है। बिम्स हॉस्पिटल में जो वार्ड बनाया गया है, कितने मरीज जेर इलाज हैं और कितनों की हालत सीरियस है या अभी तक कितने सेहतयाब हो चुके हैं? हाँ, देखिए हमारे पास तकरीबन 50 के करीब दाखिल है और 19 जो है वो वेंटिलेटर भी हैं। वेंटिलेटर और कुछ भी वेंटिलेटर भी होते हैं जो वो उसमें सिर्फ 1% डेथ होती है, बाकी ठीक हो जाती है। इसके अलावा बाकी जो है शुक्र अल्लाह का यहाँ पे पिम्स की बात कर रहा हूँ, वरना तो वेंटिलेटर पे बहुत लोग कम बचते हैं और ओवरऑल भी जो है 1% की डेथ होती है ठीक जो हो तो। और दाखिल हम कर लेते हैं, चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे बूढ़ा है, उसके लिए हमने वहाँ पे लहदा बनाए हुए हैं और वो कोरोना के वहाँ पे पेशेंट होते हैं, वहाँ पे दाखिल कर लेते हैं और वहाँ पे प्रॉपर जो है डॉक्टर, नर्सिस वगैरह पूरा स्टाफ जो है उनका केयर करता रहता है। प्रॉपर उनको प्रिपरेशन भी सारी उनको बताते रहते हैं, उनको, उनके वालिदैन को और उनके जो रिश्तेदार हैं उन सबको गाइड कर देते हैं कि आपने ये बीमारी है तो आपने ये क्या करना है, और जो हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो भी उनको बता देते हैं कि उनको हम ये ट्रीटमेंट उनका कर रहे हैं। लास्टली वसीम ख्वाजा, जो हमें तफसीलात मौसूल हुई है कि पैरामेडिकल स्टाफ खुद भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, तो उस हवाले से क्या इनिशिएटिव लिया गया हुकूमत की जानिब से? क्योंकि अगर पैरामेडिकल स्टाफ खुद ही बीमार होगा, डॉक्टर्स, नर्सेज वगैरह खुद बीमार हो जाएंगे, तो फिर इलाज मुआवजा कैसे मुमकिन हो सकेगा? जी हाँ मैडम, पैरामेडिकल स्टाफ हुए हैं, डॉक्टर भी, नर्सेज की सारी बात है, सारे यहाँ पे मरीजों की खिदमत करते हैं और एहतियात भी करते हैं। लेकिन फिर भी किसी बात जो है उनको ये बीमारी हो रही है और इनको फिर हम रास्ते भेज देते हैं, किसी को दाखिल भी उसको दाखिल भी कर लेते हैं। लेकिन जो है ना काफ़ी जो है ना बढ़ते जा रहे हैं मरीज। लेकिन ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये बात पक्की है कि जिसको भी हो जाए उसका ये मतलब ये नहीं कि उसको डेथ भी होगी। डेथ जो है वो 1% होती है, ठीक है, 1% डेथ होती है। तर्जुमा पिम्स हॉस्पिटल वसीम ख्वाजा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। बात हो रही है कोरोना वायरस के नए वेरिएंट 5वीं लहर जो ओमिक्रॉन है उस हवाले से, जिसके लिए कहा जा रहा है कि रोजाना की बुनियाद पे मरीजों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है, और यही कहा जा रहा है कि शायद इस लहर की जो शिद्दत है वो जाहिर होना शुरू हो गई है। इस वक्त पाकिस्तान में कोविड-19 ने मुतासिर नहीं किया, या हर नया वेरिएंट पाकिस्तान को ही मुतासिर नहीं कर रहा, पूरी दुनिया इससे मुतासिर हुई है। पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है कुछ इक़दाम किए जिसकी वजह से कम मुतासिर होने वाले मुल्क में शामिल हैं। हम इसी पर बात करेंगे। चेयरपर्सन कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप पंजाब डॉक्टर असद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असद असलम साहब आपके कीमती वक्त का। ओमिक्रॉन किस हद तक खतरनाक इस वेव है ये, और अब तक आप क्या समझ सकते हैं कि दीगर वेरिएंट की निस्बत इससे किस हद तक लोग मुतासिर हुए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है ओरिजिनल कोविड वायरस का, इसमें बुनियादी तौर पर 32 म्यूटेशन हैं। जो इससे पहले जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें 12 म्यूटेशन थी, तो इसमें 32 म्यूटेशन हैं। ये बाकी स्ट्रेन के मुकाबले में ये विरुलेंस इसकी कम है। ये बीमारी को शिद्दत में इतना मजीद शिद्दत तक नहीं लेके जाता, लेकिन इसकी ट्रांसमिशन बहुत रैपिड है और ये फौरन ही एक से दूसरे शख्स तक ट्रांसमिट हो जाता है। अब उन लोगों में जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई हुई है उनमें ये बहुत माइल्ड किस्म की बीमारी करता है, लेकिन जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई उनके लिए ये अभी भी खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम्स जो हैं वो दीगर जो वेरिएंट हैं उसी से मिलते जुलते हैं, उसी तरह के सिम्टम्स हैं, या उनमें कोई डिफरेंस है? किस तरीके से इसको डिफरेंशिएट हर वेरिएंट को कैसे हम कर सकते हैं, और इसकी शिद्दत के हवाले से भी बताइएगा। नहीं, इसके जो सिम्टम्स साइन सिम्टम्स हैं वो बाकी स्ट्रेन की तरह ही है, जिस तरह खांसी होना, जुकाम होना, खुश खांसी, और अगर ये बीमारी को डेंजर स्टेज पर ले जाए तो ये लंग्स को मुतासर करके नमूनिया कर सकता है। तो उस लिहाज से
ये बाकियों से उससे साइन सिम्टम मुख्तलिफ नहीं है। जहाँ तक इसकी बीमारी की नोयत एग्रेसिवनेस है वो बाकी पहली वाली स्ट्रेन के मुकाबले में कम है, खुसूसन उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने वैक्सीनेशन मुकम्मल करा लिया और अब बूस्टर डोज भी लगवा ली है। ट्रीटमेंट के हवाले से जानना चाहेंगे डॉक्टर असद असलम साहब, इसका तरीका इलाज वही उसी तरीके से चलेगा जो दीगर वेरिएंट के हवाले से जो तरीका इलाज हुआ था, या उसमें कुछ फ़र्क भी सामने आया? क्योंकि अभी तो यही कहा जा रहा है कि जैसे ही इसका असरात नमूदार हों, पैराडोल बेसिक जो मेडिसन है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो इस्तेमाल कीजिए, तो तरीका इलाज वही दीगर वेरिएंट जैसा ही? देखें, इसमें जो माहिरीन का इस वक्त मुतफ़क़ा ख्याल है वो है कि इस वेरिएंट के लिए आप सिर्फ सिंपल पैनाडोल इस्तेमाल करें और सबसे ज़रूरी चीज़ है पानी, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। जितना पानी पिएंगे आप उतना ही ये बॉडी से वायरस को इसका एग्जिट हो जाएगा, खराज हो जाएगा। तो हाई प्रोटीन डाइट, ज़्यादा से ज़्यादा पानी और सिर्फ बुखार के लिए पैनाडोल। अगर 2 दिन का बुखार नहीं ठीक होता या आप सांस में दुश्वारी महसूस करते हैं तो उस सूरत में आप फौरन हॉस्पिटल रुख करें और जाके अपना एक्सरे और डॉक्टर से मुआयना कराएं। पैनाडोल तरीका इलाज में आ रहा है, क्योंकि पैनाडोल वाहिद टैबलेट बताई जा रही है इसके इलाज के लिए, ओमिक्रॉन के या कोविड-19 से बचाव के लिए। आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब कि हुकूमत की जानिब से ये जो इसकी तंगी या कमी है, इसकी शॉर्टेज के हवाले से क्या इक़दामात हुकूमत ने अभी तक किए हैं? आप लोगों की जो मीटिंग्स होती हैं, क्योंकि आप कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप पंजाब के चेयरपर्सन हैं, जो मीटिंग्स में इस तरह के मामला ज़ेर बहस लाए जाते हैं और किस तरीके से उसको बेहतर करने के हवाले से जो है वो इक़दामात उठाए जाएंगे? जी बिल्कुल, देखें ये पैनाडोल इस वक्त वाफर मिकदार में मौजूद है, खास तौर पर पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में लाखों की तादाद में मौजूद है। और जब डेंगू का सीजन आया था तो यह मार्केट से गायब हो गई थी। हुकूमत ने बड़ा सख्त एक्शन लिया था, अपने इंस्पेक्टर्स को भेजा था और उसके तकरीबन 5-6 दिन बाद ही पैनाडोल मार्केट में दस्तयाब होना शुरू हो गई थी। इस वक्त पैनाडोल की कोई कमी नहीं है। जहाँ तक इस बीमारी की मैनेजमेंट का ताल्लुक है, इस वक्त जो पूरी दुनिया में जो कंसेंसस है वो ये है कि अगर आपको फ्लू लाइक सिम्टम हैं तो आप समझें कि आपको कोविड है। 5 दिन के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लें। इस दौरान अगर आपका बुखार नहीं होता था या आप सांस में दुश्वारी पेश महसूस करते हैं तो आप फौरन हॉस्पिटल का रुख करें, अपना एक्सरे वगैरह करा के देख लें, कोई डॉक्टर बताएंगे कोई नमूनिया तो नहीं है, फिर उस सूरत में मजीद अद्वियात दी जाती हैं। अगर आपको घर में 5 दिन रहने के बाद सिम्टम खत्म हो जाते हैं तो आप अपने आइसोलेशन खत्म करके मास्क लगा के 6ठे दिन अपने काम पर दोबारा हाजिर हो जाए। वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए डॉक्टर असद असलम साहब के वैक्सीनेशन कौन सी इफेक्टिव रहेगी और कितनी इम्यूनिटी इससे बरकरार रहेगी, कितनी अरसे बाद जो है ये वैक्सीनेशन दोबारा करवानी होगी? बूस्टर डोज के हवाले से भी बहुत सारे लोगों को इसमें इल्म नहीं है कि बूस्टर डोज कब उन्होंने लगवानी है और कितने अरसे तक वो उन्हें कोरोना से बचाव को मुमकिन बना सकेगी। देखिए, पहली चीज तो हमें ये जरूर ध्यान में रखनी है कि जो वैक्सीनेशन है आपको दोबारा बीमारी में मुबतला होने से नहीं बचाता। वैक्सीनेशन वो बचाती नहीं है। आप वायरस किसी वक्त भी इनहेल कर सकते हैं। मकसद जो वैक्सीनेशन का और बूस्टर डोज का ये है कि पुरानी वैक्सीनेशन या बीमारी अगर पहले किसी को कोविड हुई है उसकी इम्यूनिटी 5 से 6 महीने तक रहती है, उसके बाद कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि आप बूस्टर डोज लगवा लें। वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज का बुनियादी मकसद ये है कि आप में क़ुव्वत मुदाफ़अत इम्यूनिटी इतनी पैदा हो जाए जिस्म के अंदर कि अगर आपको खुदा न खासा दोबारा या पहली दफ़ा वायरस कोविड हो भी जाए तो आप में बॉडी में इतनी क़ुव्वत मुदाफ़अत हो कि वो माइल्ड फॉर्म तक ही रहे। ये वैक्सीनेशन और बूस्टर बीमारी की शिद्दत तक पहुंचने से रोकती है, आपको कोविड में दोबारा मुतासर होने से नहीं रोकती। उसके लिए एक ही हल है, वो है मास्क पहने और दोबारा मुतासर होने से बचें। बहुत शुक्रिया। चेयरपर्सन कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप पंजाब डॉक्टर असद असलम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे।
कोरोना वायरस के हवाले से जब हम मरीजों की तादाद में इजाफा देखते हैं रोजाना की बुनियाद पर, हम अगर सूबों के सतह पर भी देखें तो तालीमी सरगर्मियां भी मुतासर हुई हैं, कारोबारी जो मामलात हैं वो भी मुतासर हुए हैं, आउटडोर जो सर्विसेज हैं और जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं उनको बंद करने और महदूद करने की बात की जा रही है। लेकिन दीगर मामलात को अगर हम देखें तो उस तरह से लोग इसको संजीदगी से नहीं ले रहे। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसी की जानिब से सामने आ रहे हैं वो खासे तशवीशनाक हैं, जिसकी वजह से लोगों को इसको सही मायनों में सीरियस होकर, संजीदा होकर इसको लेना होगा और एहतियात लाजिम करनी होगी। ये प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि जिस तरीके से 2 साल पहले कोरोना वायरस सामने आया था, एक मोहलिक और मुज़ीब वायरस की सूरत में उसको संजीदगी से लेना शुरू किया गया था, अब लोगों में वो संजीदगी कम होती नजर आ रही है। वो यही समझ रहे हैं कि शायद ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स टीवी पर, टेलीविजन पर आकर या सोशल मीडिया के थ्रू बताए जाते हैं, ये उस तरह से उतने खतरनाक नहीं है जितना इनको बढ़ा कर बताया जाता है। लेकिन अगर हॉस्पिटल में जाके सर्वे करें, एक आम आदमी जिसके ज़हन में बहुत सारे सवालात होते हैं, वो हॉस्पिटल में जाके सर्वे करें तो अंदाजा हो पाएगा कि इसकी शिद्दत क्या है। अब ये कोरोना वायरस जो है, यही डॉक्टर्स बता रहे हैं कि हो सकता है कि इसकी शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता कम हो के ये आम बीमारियों जैसा रह जाए, लेकिन इंसानी जिंदगी के साथ ही इसका सर्वाइवल अब हो सकता है कि मुमकिन हो सके। इसी पर मजीद भी बात करेंगे। XMS बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल डॉक्टर तारिक नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। ओमिक्रॉन कोविड-19 का जो ये 5वीं वेव है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, कितनी मुख्तलिफ है दूसरे वेरिएंट से, किस हद तक खतरनाक है ये? एक्चुअली जो जितने भी वायरस होते हैं ना, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके अंदर वेरिएंट आते रहते हैं। जैसा कि आपको पता है, जो भी वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक उसकी बीमारी पैदा करने की सलाहियत जिसको पैथोजेनिसिटी कहते हैं, एक उसकी पहचान या साख्त होती है जिसको एंटीजेनिक कैरेक्टर कहते हैं। जब ये वायरस आता है तो जब एक इंसान से आता है उससे दूसरे में जाता है, तीसरे में जाता है, चौथे में जाता है, तो ये दोनों उसकी आहिस्ता आहिस्ता उसकी पैथोजेनिसिटी में भी फर्क आना शुरू हो जाता है और उसकी एंटीजेनिसिटी में। अब तक की जो स्टडी है इसके 3-4, क्योंकि कोरोना पे आपको पता है ये कोविड-19 2 साल हुए हैं इसको टोटल आए हुए, तो इतना ज्यादा इस पे काम नहीं हुआ, लेकिन जितना काम हो चुका है उससे ये है कि इसके 3-4 वेरिएंट आ चुके हैं। ब्रिटेन वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट, अब ओमिक्रॉन है। अभी तक की जो स्टडीज हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में वो ये हैं कि ये जितने पहले वेरिएंट थे उनसे ज्यादा तेजी से फैलता है, 10 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है, यानी इसकी ट्रांसमिशन बहुत। लेकिन जितना तेजी से फैलता है उतना जल्दी से उस पेशेंट से ये निकल भी जाता है, यानी पेशेंट के अंदर इसके रहने का टाइम भी कम है। लेकिन और दूसरा, अभी तक की जो स्टडीज हैं या ऑब्जर्वेशन हैं, क्योंकि इसको आपको पता है 2 महीने हुए इसको जनूबी अफ्रीका में सबसे पहले ये देखा गया, तो ये इसकी माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं, यानी ज्यादा केसेस माइल्ड टू मॉडरेट आ रहे हैं। जो शुरू में कोविड-19 के केसेस आए थे आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, पहली लहर में, दूसरी तीसरी में बहुत सीवियर केसेस थे, और लेकिन ये माइल्ड टू मॉडरेट है। लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई और बूस्टर नहीं लगवाई हुई वो लोग ज्यादा हॉस्पिटल अटेंड कर रहे हैं और उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगाई हुई है और बूस्टर भी लगवाई हुई है उनको सिर्फ माइल्ड और मॉडरेट किस्म के ये साइन सिम्टम आ रहे हैं, और ये सिलसिला चलता रहेगा। हो सकता है महीने बाद कोई और वेरिएंट आ जाए, लेकिन हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं, जो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, जो हमारे इन्फेक्शियस डिजीज के एक्सपर्ट हैं, कि इंशाल्लाह जो अभी नेक्स्ट इसका वेरिएंट आएगा तो शायद उसकी पैथोजेनिसिटी और कम हो, यानी उसका लीथल और वो और कम हो, और शायद फिर उसके साथ इतने सीरियस इफेक्ट ना हो जिस तरह पहले कोविड-19 या पहले वेरिएंट के साथ या इस ओमिक्रॉन के साथ है। आपने माइल्ड और मॉडरेट लेवल की बात की है, इसके बाद जो लेवल आते हैं वो सीवियर टू प्रोफाउंड का आता है। हुकूमत रोजाना की बुनियाद पर जो डाटा कलेक्ट कर रही है, जो बूस्टर डोज लगाने की भी बात की जा रही है, तो उस हवाले से आपको लग रहा है कि माइल्ड और मॉडरेट की सतह पर ही इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, सीवियर टू प्रोफाउंड की तरफ इसको जाने से रोक लिया जाएगा किसी तरीके से हुकूमती इकदाम के तहत? इसके बारे में अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये जो हम किसी चीज सीरियसनेस का अंदाजा 2 फैक्टर्स पे करते हैं, एक हॉस्पिटल एडमिशन पे, ऑक्सीजन रिक्वायरिंग पे और मॉर्टेलिटी रेट पे।
कि हमारा डेथ रेट हॉस्पिटल में क्या जा रहा है, कितने लोग हैं जो ऑक्सीजन रिक्वायरिंग है और कितने लोग हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। तो इस लहर से अभी तक हमारा हॉस्पिटल रेट इतना ज्यादा नहीं बढ़ा जिस तरह पहली 2-3 लहरों में बढ़ा था। और इस तरह ऑक्सीजन रिक्वायरिंग पेशेंट भी बहुत कम आ रहे हैं। घर के तादाद पेशेंट की बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो फैक्टर हैं जो सीरियसनेस को वो करते हैं, शायद इसकी वजह ये है कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग एक्सपोज हो चुके हैं, उनमें नेचुरल इम्यूनिटी आ चुकी है। कुछ ये है कि हमारी ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा वैक्सीनेशन आ चुकी है, इस वजह से इम्यूनिटी आ चुकी है। ये आगे आप तो इस वक्त कुछ भी नहीं कह सकते। शायद कराची में आप कह सकते हैं कि वहां पे तो इस वक्त ये टॉप पे चला गया। अब कितनी देर वहां टॉप पे रहता है, 1 हफ्ता और रहता है, 2 हफ्ते रहता है, 3 हफ्ते रहता है। लेकिन जो पंजाब में है, जिस तरह लाहौर में है, रावलपिंडी में है, या इस्लामाबाद में है, या पंजाब के दूसरे शहरों में, इधर अभी जो अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद पीक आएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि SOPs पे अमल किया जाए और जो लोग इस वक्त जिन्होंने बूस्टर नहीं लगवाई, वो बहुत जरूरी है कि वो बूस्टर लगवा लें। डॉक्टर साहब, लो टेस्टिंग की बात की जा रही है पाकिस्तान में, उस तरह से जैसे दीगर ममालिक में रोजाना की बुनियाद पर टेस्ट किए जाते हैं, वो बहुत उस हवाले से कम तादाद है पाकिस्तान में अगर काउंट किए जाए। हुकूमती इकदाम आप क्या समझते हैं नाकाफी है टेस्टिंग के हवाले से? मेरे ख्याल में हुकूमत शायद इसको इस दफा इतना सीरियस नहीं ले रही है और इसलिए वो बातों की हद तक तो सीरियस ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हद तक देखें तो आप देखें कई मिनिस्टर्स को देखें, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देखें, उन्होंने मास्क भी नहीं लगाए हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठे होते हैं। तो इससे फिर लोग अंदाजा लगाते हैं। जब आप प्रैक्टिकल स्टेप ऑन ग्राउंड लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी वजह आपको पता है ये कंजस्टेड जगह में इकट्ठ होने हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ये मैरिज हॉल हो गए और इंडोर ये हमारी होटलिंग हो गई और सारी चीज। अभी तक आप देखें प्रैक्टिकली ये सारे फंक्शन कर रहे हैं और टेस्टों की तादाद बिल्कुल ये गवर्नमेंट को इससे बढ़ानी चाहिए। आप देखें ना, दूसरे मुल्कों में रोजाना 10 लाख के करीब टेस्ट होते हैं और हमारा मेरे ख्याल में पिछले 2 साल में कभी भी 60,000 से ज्यादा या 50,000 से ज्यादा टेस्ट वो नहीं गया। तो जितने टेस्ट ज्यादा बढ़ाएंगे नेचुरली केस उतने ज्यादा आएंगे। और कुछ हमारे लोगों का ये भी है कि हमारे लोग यूजुअली थोड़े बहुत उनको साइन सिम्टम हो तो वो टेस्ट कराने जाते ही नहीं हैं, या बीमारी का खौफ है या वैसे वो इसको वो समझते हैं। इसलिए ये दोनों फैक्टर शामिल हैं। गवर्नमेंट का भी है कि उनकी टेस्ट की कैपेसिटी उन्होंने कभी वो ज्यादा की ही नहीं है, और दूसरा लोगों का भी है कि वो थोड़ा टेस्ट करवाने से घबराते हैं। बाकी गवर्नमेंट के सेक्टर में तो ये फ्री हो रहा है टेस्ट। ये है कि प्राइवेट सेक्टर में उसमें भी गवर्नमेंट की एक कोताही शामिल है कि गवर्नमेंट को रेट फिक्स कर देने चाहिए थे कि इसका इसलिए यहाँ पे अब जो लेबॉर्ट्री है वो अपनी मर्जी से उसने रेट तय किए हुए हैं, और फिर अक्सर लोग हॉस्पिटल का रुख करने की बजाय कोशिश करते हैं कि हम प्राइवेट लेबॉर्ट्रियों में जाएं। अगर बात कीजिए हुकूमती मामलात को लेकर, हमने देखा है कि हुकूमत ने तो कहा है कि महदूद कर दिया जाए सरगर्मियों को, लोगों को कहा है कि महदूद हो जाए, लेकिन हुकूमत की जानिब से भी जो सरगर्मियाँ हैं वो उस तरह से महदूद नहीं की जा रही। लोगों को अगर हम देखें वो भी उस तरह से संजीदगी से नहीं ले रही। वैक्सीन की हम बात करेंगे, कितनी अर्से तक ये इफेक्टिव है वैक्सीन, जो भी वैक्सीनेशन करवाई जाएगी, और बूस्टर डोज की जो बात की जा रही है वो कितनी अर्से के बाद लगवाई जा सकेगी? एक तो याद रखें कि जो वायरस या बैक्टीरिया बार बार अपनी एंटीजेनिसिटी तब्दील करता है, यानी उसके बार बार नए से नए वेरिएंट आ रहे हैं, तो उसकी मुस्तकिल वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल होती है। सिर्फ ऐसे वायरसेस जैसे हेपेटाइटिस बी का वायरस है, जैसे पोलियो का वायरस है, जिनका एंटीजेनिक करैक्टर मुस्तकिल है, तो उनकी तो वैक्सीन एक ही है और वो चल रही है। अब चूंकि ये बड़ा क्लेवर वायरस है, ये हर 4-5 महीने के बाद इसका एक नया वेरिएंट आता है, तो इसलिए बूस्टर की मेरे ख्याल में जरूरत इसलिए पड़ी है कि जो पहली डोज थी उसके नतीजे में जो हमारी एंटीबॉडीज बनी थी, जिसके अंदर डिफेंसिव फोर्स बनी थी, शायद वो 5-6 महीने कुछ लोगों में रही हैं, फिर कुछ लोगों में उससे भी कम रही हैं। तो बूस्टर डोज का ये फायदा हो जाता है कि वही एंटीबॉडीज दोबारा बनना शुरू हो जाती हैं और बहुत जल्दी।
पहले यानी अगर वो 2-3 हफ्ते के बाद बनी थी पहले इंजेक्शन के बाद, तो जब आप बूस्टर लगाते हैं तो वो फौरन 2-3 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि ऑलरेडी आपका इम्यून सिस्टम उसका आदि उसको पहचान चुका होता है और यूज्ड हो चुका होता है। तो ये जो ओमिक्रॉन है या कोविड-19 है, मेरे ख्याल में मतलब इसके अभी हम कह कुछ नहीं सकते, लेकिन जो एक्सपीरियंस बताता है वो ये है कि शायद इसकी जो भी डोज होगी वो शायद इतनी ज्यादा पायदार नहीं होगी। मैक्सिमम 6 महीने, हो सकता है आपको 6 महीने बाद फिर बूस्टर लगवानी पड़े, हो सकता है आपको हर साल 6 महीने बूस्टर लगवानी पड़े, क्योंकि अगर पहली वैक्सीन इतनी इफेक्टिव होती पहली डोज कि उसका एंटीबॉडी लेवल लोगों में उस लेवल तक रहता कि जो कि जरासीम का मुकाबला कर सकता, तो शायद हमें बूस्टर अभी ना लगवानी पड़ती। लेकिन अब 6 माह के बाद जो बूस्टर रिकमेंड की गई है, इट मीन्स कि वो जो एंटीबॉडीज पहली डोज के नतीजे में पैदा हुई थी वो 6 महीने तक सफिशिएंट थी, उसके बाद उनका लेवल कम हो गया। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना वायरस पे अब तक जो बैन-अ-अक़वामी सतह पर रिसर्च हो चुकी है, पाकिस्तान में इस पर कितनी रिसर्च हो चुकी है, क्या सूरत हाल सामने आई? क्योंकि आप इस हवाले से काफ़ी गुफ्तगू करते हुए नज़र आए हैं। आपको क्या लगता है अब इंसानी ज़िंदगी का साथ इसके साथ ही मुमकिन है, इसके साथ ही सर्वाइवल करना पड़ेगा? एक्चुअली देखिए, मसला ये है कि ये वायरस तो अब आ गया, वायरस तो ये रहेगा, ये एपिडेमिक बल्कि इसको पेंडेमिक पूरी दुनिया में होती है। ये इससे पहले भी होती थी, हम बुक्स में पढ़ते होते थे एच इन्फ्लुएंजा, ऊपर तो फैमिली एच इन्फ्लुएंजा चल रही है ना, ये 1920 में आई थी, इसमें मिलियंस पीपल मर गए थे। फिर उसके बाद ये वेरिएंट आते आते वो एक आम सा वायरस बन गया। तो वायरस तो ये रहेगा, वायरस तो नहीं एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ, इसमें इतनी तब्दीलियां आ जाएंगी कि ये आम नजर जुकाम वाला वायरस बन जाएगा, जो कि साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ये कितनी देर बाद बनता है, 4 माह बनता है, 6 माह बाद बनता है। आपने पिछले दिनों WHO के नुमाइंदे की भी सुनी होगी, तो वो कह रहा था कि हमें सुरंग के आखिरी हिस्से में थोड़ी रोशनी नजर आ रही है। ये वायरस रहेगा, लेकिन वायरस इस कंडीशन में नहीं रहेगा कि इस किस्म की सीरे जिस तरह आम दूसरे एच इन्फ्लुएंजा की टाइप्स हैं जो कि हल्का फुल्का नजला जुकाम पैदा करती हैं, वो रहेगा। लेकिन ये कब तक, 6 माह बाद लगते हैं, 3 माह बाद लगते हैं, साल लगता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ओमिक्रॉन के आने के बाद थोड़ा सा हौसला हो गया है साइंटिस्ट को कि शायद अब बहुत जल्द वो स्टेज आने वाली है कि इसका जो अगला वेरिएंट आएगा वो शायद सीरियस ना हो, और फिर उससे अगले वेरिएंट तक आएगा तो वो आम नजला जुकाम की तरह होगा, आम फ्लू की तरह होगा। ठीक है, लास्ट में आपसे ये जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब, क्योंकि हम अब दीगर ममालिक भी इससे मुतासर हुए, क्योंकि पाकिस्तान इससे मुतासर होने वालों में शामिल है, लेकिन उस हद तक मुतासर नहीं हुआ। वजह इसकी ये कि क्या हमारे लोगों में इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा बेहतर है, या इक़दाम हुकूमत की जानिब से ऐसे किए गए, या क्या फैक्टर है, और अवाम और हुकूमत के लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? मेरे ख्याल में जी देखें, जितनी एहतियाती हम लोगों ने की है शायद किसी ने भी ना की। आप मार्केट में इस वक्त भी चले जाएं तो आपको 10% लोग भी मास्क पहने हुए नजर नहीं आएंगे। तो ये तो मेरे ख्याल में एक अल्लाह का स्पेशल करम था, और हमारा इम्यून सिस्टम, वरना हमारे नजदीक इंडिया में है तो वहाँ पे क्या हुआ है, ईरान में है, ईरान में क्या हुआ है। तो ये हमारे आप लोगों के इम्यून सिस्टम कह लें, अल्लाह की स्पेशल मेहरबानी कह लें कि हमारा इतना नुकसान नहीं हुआ। बाकी गवर्नमेंट की हद तक स्टेप्स लिए गए, लेकिन वो कोई इतने ज्यादा सीरियस नहीं थे, बल्कि बाज़ जगहों पे गवर्नमेंट ने खुद भी तहकीकात की, आपने देखा भी है कि बाज़ जगहों पे इसमें वही बात है कि ज़बानी जमा खुद बहुत किया गया, लेकिन इस तरह के वो प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लिए गए। सख्ती शुरू में की गई थी, लेकिन जैसे अब बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था हमारे माह रमजान में 2020 में, जब अचानक इन्होंने तमाम पाबंदियां हटा दी थी, और इससे पहले, और उस वक्त बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो इसमें ये है कि नो डाउट कि गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट के एक्शन से ज्यादा मेरे ख्याल में ये हम लोगों की नेचुरल इम्यूनिटी है, और अल्लाह का खास पाकिस्तानी कौम पे अल्लाह का एहसान है। बहुत शुक्रिया। XMS बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल डॉक्टर तारिक नियाज़ी हमारे साथ मौजूद थे, और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रही हैं
कोरोना वायरस कोविड-19 की 5वीं लहर ओमिक्रॉन के हवाले से। ये 5वीं लहर है ओमिक्रॉन, और जितनी भी इससे पहले वेव्स आई बहुत हद तक वो पीक पर भी गए और उसके बाद उनकी शिद्दत में कमी वाक़ई आई। अब जो परसेप्शन दी जा रही है, एक जो कहा जा रहा है कि अब ये इस तरह से शक्ल सूरत अपनी ढाल लेगा कि इसके साथ ही जैसे काम नज़ला ज़ुकाम है, शायद इसके साथ ही ज़िंदगी गुजर बसर करनी चाहिए। ये जो सीवियरिटी है इसकी, अमवात की हद तक ये कम होते होते जो है वो इसको कंट्रोल किया जाएगा। और इस हवाले से काफ़ी रिसर्च भी चल रही है। इस हवाले से वैक्सीनेशन और जो एहतियाती तदाबीर हैं उसके साथ ही अब ज़िंदगी को गुजारना पड़ेगा। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है, अपने आप को और ख़ुद को महफूज और अपने प्यारों को महफूज रखने के लिए एहतियात ज़रूर करें। और जो इक़दामात इस हवाले से करने हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद भी अगर कोई वेरिएंट कोविड-19 को लेकर आती हैं तो उससे ख़ुद को महफूज रखने के हवाले से जो हुकूमती इक़दामात हैं वो ज़रूर इख्तियार करें, ताकि जान है तो जहान है, ज़िंदगी है तो हम भी हैं, पाकिस्तान भी है और सारी दुनिया महफूज इसी तरीके से रह सकती है। प्रोग्राम का वक्त हम चाहते हैं अपनी मेज़बान रम चौधरी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।